Hello everyone, how are you? Well, we have got some change today. This is Dr. Vikas Kumar. On behalf of Chetan Bharat Learning, I welcome everybody of you. I'm so sorry for that. I welcome everybody of you to this session on what? Session on the previous paper. ये जो पटवारी का लास्ट पेपर हुआ था ना यार, हमें लगा कि हम इसको सॉल्व कर दें एक बार आपके सामने और आपको आइडिया भी हो जाए कि जब पेपर एग्जैक्ट फॉर्म में आता है तो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह के ऑप्शंस होते हैं, कितना इजी, कितना डिफ़िकल्ट, कितना मॉडरेट, क्या लेवल होता है और हम उसको किस अप्रोच के साथ अप्रोच करते हैं. सो सबसे पहली चीज़ पुराना पेपर एंड लेट्स बिगिन. तो जो हमने आपके साथ प्रैक्टिस भी किया है उसमें सेंटेंस करेक्शन भी हमने प्रैक्टिस किया था. जितने भी क्वेश्चंस हमने किए या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एंड हो गया, विल कंटिन्यू विद दैट. लेकिन सेंटेंस करेक्शन किस तरीके से पेपर में आती है, वो इस तरीके से आती है. ग्रामर पार्ट एरर भी पटवारी के पेपर में आते हैं. तो लेट्स बिगिन. इनफैक्ट नॉट ओनली पटवारी, पंजाब के आप जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स देखते हो ना, उन सब में सेंटेंस करेक्शन का थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पोर्शन होता है. सो क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करते हैं, कैसे हम आंसर ढूंढते हैं, वो आज हमने देखने की कोशिश करना है. वैसे सिर्फ सेंटेंस करेक्शन नहीं, और भी जो एरियाज. तो यार एक क्वेश्चन होता है, ये जो पार्ट में गलती है, अ सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, वो 4 पार्ट्स में से यहाँ गलती है, वो पार्ट को आपने हाईलाइट करना है. सिंपल. For her sake as well as for Mohan, I hoped fervently that she might get a job. जब हमने प्रैक्टिस किया था तो पैरेलल या इम्पैरेलल कंस्ट्रक्शन के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे थे. उससे पहले जब जिन स्टूडेंट्स ने हमसे एक्चुअली कोच हुए हैं जो, तो उनको हमने क्या सिखाया था, जब हमने याद कीजिए वंस अपॉन अ टाइम जब हमने सेंटेंस करेक्शन की क्लासेस आपके साथ की थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए एक सेंटेंस का. वही गलती सामने आ गई है. अगर वो चीज़ आपके जहन में फ्रेश है, आपको याद है वो, तो फिर ये 1 सेकेंड का ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा का है ही नहीं. चलिए लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. फॉर हर सेक एज वेल एज फॉर मोहन आई होप्ड फर्वेंटली. फर्वेंटली का मतलब पैशन के साथ, बहुत स्ट्रांगली, राइट. बहुत पैशन के साथ मैं होप करता था कि उसको नौकरी मिल जाती. अब सेक का क्या मतलब है, इसके लिए कहते हैं ना, भगवान के लिए छोड़ दीजिए, है ना, या फॉर गॉड सेक कहते हैं ना, तो उसके लिए एक तरह से दुहाई देना होता है. सो इनके फायदे के लिए, फॉर हर सेक एज वेल एज फॉर मोहन. एज वेल एज का मतलब क्या होता है? एज वेल एज का मतलब होता है, ये नहीं होता जो लिख रहा हूं मैं. पैरेलल के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, पैरेलल होना चाहिए एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को. एज वेल एज का मतलब होता है इसके लिए भी. सो यानी इस लड़की के लिए भी और मोहन के लिए भी ये होना चाहिए कि मैं मतलब दोनों के लिए सोच रहा था कि उसको जॉब मिल जाए, दोनों का फायदा हो रहा होता उसमें शायद. अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मुझे पैरेलल करना है. ये क्वेश्चन पैरेलल नहीं है उसके लिए और मोहन के लिए, राइट. तो अगर मैं मोहन के लिए लिखूंगा फॉर हर सेक एंड फॉर मोहन्स सेक, मुझे अपॉस्ट्रोफी चाहिए. मोहन की कोई चीज है तो उसके लिए मुझे मोहन के साथ अपॉस्ट्रोफी चाहिए. मोहन्स कार, राइट, मोहन्स पेन. अब ये क्वेश्चन ठीक हुआ, ठीक है जी. यहां गलती है, आप इसको मार्क कर देंगे. सिंपल. चलें आगे. फिर इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल प्रेपोजिशन. ठीक है जी, प्रेपोजिशंस की क्लासेस लगाई हैं हमने, प्रैक्टिस भी किया है, याद आ रहा होगा आपको वो. डोंट थिंक दैट देयर इज एनी एक्सेप्शन, समथिंग द रूल्स, फॉर, इन या अगेंस्ट, तीनों ही गलत हैं. एक्सेप्शन के साथ हमेशा टू यूज होता है. दिस इज एन एक्सेप्शन टू इट, it is an exception to this whatever, right. exception will always take 2. तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे. अब 2 हमारी चॉइस A है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन इन बोल्ड इन द सेंटेंस. इट वॉज सच अ स्ट्रेंज अफेयर. अब मान लीजिए मुझे इस इडियम का मीनिंग ही नहीं मालूम है, स्टिल मैं इस क्वेश्चन से इस इडियम का मीनिंग ड्रॉ कर सकता हूं और आंसर भी कर सकता हूं. कैसे? अब इसका मीनिंग पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है, स्ट्रेंज अफेयर. स्ट्रेंज क्या होता है?
या जो अजीब हो, वियर्ड हो, जो नॉर्मल ना हो, आपको लगे ये क्या हो रहा है, जिसको आप समझ ही ना पाएं। तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो कि वियर्ड है, तो जो आपको मतलब आपकी समझ से बाहर है, हो क्या रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो आप उसको समझेंगे नहीं। सिंपल, इसका यही मीनिंग होता है। ऑलराइट, हेड और टेल का मतलब ही होता है टू अंडरस्टैंड। हेड और टेल, सर नीचे, ऊपर, ऊपर नीचे, एवरीथिंग, इनसाइड आउट भी कहते हैं जिसको। चलिए, अब हमें ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है इनमें से। लेट्स बिगिन। द विलेजर्स वर एंजॉइंग विंटर इवनिंग राउंड फायर। राउंड फायर तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि वो फायर के आसपास बैठे थे, तो अराउंड वर्ड तो होना ही चाहिए। अब तीनों में अराउंड वर्ड है, ठीक है, सबसे पहली चीज, ऐसे आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। चलिए, सो हमने डी को कर दिया एलिमिनेट, क्योंकि उसमें राउंड है, बाकी तीनों में अराउंड है। वी नीड द वर्ड अराउंड। चलिए आगे चलते हैं। द विलेजर्स वर एंजॉइंग विंटर इवनिंग अराउंड द फायर। एक तो ये है, फर्क इसमें यही है, अ फायर, फायर। अब ये देखना है इसमें आर्टिकल लगना है या नहीं लगना। अगर तो हम आर्टिकल यूज ही नहीं कर रहे हैं, फिर तो यही सेंटेंस ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें देयर इज नो आर्टिकल। अब इसको यूज करते हैं, अ को, ये है एक को डिनोट करता है ना, अ फायर, राइट। अब ये है द स्पेसिफिक हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, फायर अगर है तो हम उसको शायद अ नहीं कह सकते, क्योंकि अ पेन, दिस इज अ रिमोट कंट्रोल, राइट, दिस इज अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, दिस इज अ वॉच। ऐसे ही है ना, एक चीज है। आग को आप कह सकते हैं एक आग, दो आग, तीन आग, ऐसे तो नहीं कह सकते, काउंट नहीं कर सकते उसको। तो देखिए ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास चॉइसेस दो बची हैं, ए और सी। अब अगर मैं इसमें आर्टिकल लगाता ही नहीं हूं तो क्या फर्क आता है, या लगा देता हूं और स्पेसिफिक आर्टिकल लगाता हूं तो क्या फर्क आता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। विलेजर्स वर एंजॉइंग विंटर इवनिंग अराउंड फायर, ठीक है, फायर तो है। विलेजर्स वर एंजॉइंग विंटर इवनिंग अराउंड द फायर। अब अगर आग एक जगह लगी है तो क्या वो एक ही जगह है, स्पेसिफिक है, या वो सब जगह कॉमन आग है, मेरी आग, उसकी आग, सबकी। यहां भी लगी है, चंडीगढ़ में भी लगी है, पटियाला में भी लगी है, लुधियाना में भी लगी है, और उस विलेज में भी लगी है। अगर तो ऐसा है तो फिर आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, और सी करेक्ट हो गया। आई होप रादर मेरी बात समझ रहे हो आप, क्योंकि ऐसा नहीं है। उसी जगह पे लगी थी ना, उसी इनफैक्ट लगी भी नहीं थी, लगाई हुई होगी, क्योंकि एंजॉय कर रहे थे वो, है ना, तो वहीं लगाई हुई थी, स्पेसिफिक हो गई वो वाली फायर जो वहां लगी हुई थी, इसलिए आप द यूज करेंगे। ऑप्शन ए इज द बेस्ट चॉइस। आई होप आपको समझ आ गया हुई। आर्टिकल्स समटाइम्स कैन बी रियली ट्रिकी। आर्टिकल से ज्यादा ट्रिकी कोई चीज अगर है तो शायद प्रेप्स है। आर्टिकल्स और प्रेप्स ये सबसे छोटी चीजें हैं, टू, ऑफ, ऑन, इन, एट, और सबसे ज्यादा ट्रिकी हैं, राइट। सो दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 5, राइट। अभी आपके सामने एक सेंटेंस दिया है, क्या लिखा है, चूज द एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स विच इज एन इम्प्रूवमेंट, यानी हमें इंप्रूव करना है हाईलाइटेड पार्ट को, जो कि ये है। अब क्या ये सही भी है या गलत है, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये इसको इंप्रूव करने की जरूरत क्या है। We were still standing in the queue when the film was beginning. आप हिंदी में कैसे कहेंगे इसको, आप ऐसे ही कहेंगे ना कि हम अभी खड़े ही थे क्यू में जब फिल्म शुरू हो गई थी तो नहीं कहेंगे, हो गई, ठीक है। तो यानी कौन सा टेंस आपको चाहिए, आपको चाहिए सिंपल पास्ट टेंसेस के बाद, राइट। सिंपल पास्ट वाली कोई चॉइस ढूंढ लीजिए। ये तो प्रेजेंट सिंपल हो गया या सिंपल प्रेजेंट, राइट। ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये हो गया आपका व्हेन द फिल्म बिगैन। सिंपल, हैड की जरूरत ही नहीं है, वेरी इजी। नेक्स्ट वन। अच्छा, अब इसका जो सब्स्टिट्यूट है ये पूरे का, ये वो फीलिंग जो आपको ये बताती है अंदर से क्या गलत है क्या सही, उसके लिए एक वर्ड हमें चाहिए, क्लेवरनेस। क्या वो चालाकी होती है? क्लेवरनेस तो किसी सिचुएशन में एस्ट्यूटली बिहेव करना, परफॉर्म करना होता है ना, चालाकी से, सही तरीके से।
ये है वो वर्ड कॉन्शियंस, जिसको आप ज़मीर कहते हैं, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, ज़मीर, है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कॉन्शियस होना, सचेत होना, चेतना रहना, है ना। अनकॉन्शियस जब हम हो जाते हैं, जब हम अचेत हो जाते हैं, जब होश नहीं रहता, तो उसके साथ भी आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फियर तो ऐसी चीज़ ही नहीं है जो सही गलत बताए। चलिए कॉन्शियस इसको प्रोनाउंस करते हैं। नियरेस्ट ढूंढना है वो वर्ड जो बोल्ड पार्ट के साथ अटैच हो सके या उसकी जगह पर इस्तेमाल हो सके। टेसिट अब वो वर्ड है, टेसिट ऐसे कर देता हूँ इसे अच्छा मैं। देयर इज अ टेसिट अग्रीमेंट बिटवीन द सुपर पावर्स नॉट टू एंगेज देमसेल्व्स इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। जो सुपर पावर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, उनके बीच में एक टेसिट अग्रीमेंट है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अनस्पोकन, स्पीचलेस, स्पीचलेस तो जो बोल ही नहीं सकता, तो ये तो नहीं हुआ। साइलेंट भी वही है जो बोल ही नहीं सकता। इंट्रोवर्ट जो शाय है। अनस्पोकन यानी कहा नहीं गया है। टेसिट होता है स्टेटेड ना हो, जो एग्जिस्ट करता हो लेकिन स्टेटेड ना हो। जैसे कि एक ऐसा कन्वीनियंट, एक ऐसा अग्रीमेंट जो बोला नहीं गया हो, बस फेल्ट हो। राइट, देन नेक्स्ट वन इज ओके। अब ऑपोजिट लेना है भाई मीनिंग में, हमें इस पे ध्यान दीजिए। ऑपोजिट यानी एंटोनिम। अब अगर एंटोनिम आपको पिक करना है तो शिवल्रस का पहले मीनिंग आपको पता होना चाहिए। शिवल्रस इज अ पर्सन हु इज वेल मैनर्ड टूवर्ड्स विमेन। पोलाइट हो, वेल मैनर्ड हो, है ना, वेल बिहेव्ड हो, वेल बिहेव्ड हो, वेल मैनर्ड हो। ठीक है। पहला गैलेंट, गैलेंट के दो मीनिंग्स हैं, ब्रेव और ये भी मीनिंग होता है इसका। सो ये तो सिनोनिम हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंटोनिम शिवल्रस का, तो ये तो हुआ नहीं। डैस्टर्डली, डैस्टर्डली मीन्स क्रूअल, क्रूअल भी और बुरा भी, विकेड भी। सो क्रूअल एंड विकेड, लेकिन ये ना इसका एंटोनिम बन नहीं रहा। हालांकि पॉजिटिव वर्ड का, क्योंकि डैस्टर्डली जो है वो सबके लिए बुरा रहेगा, वो मेल्स के लिए भी बुरा ही रहेगा, तो वो इसका एग्जैक्ट एंटोनिम बन नहीं पा रहा है। एमरस, एमरस का मतलब होता है unacceptably, unacceptable and blatantly sexual। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना जो ओपनली गर्ल्स के साथ खराब बिहेव करते हैं, खराब इन द सेंस मतलब सेक्सुअल बिहेवियर करते हैं, उनके सेक्सुअल एडवांसेस अच्छे नहीं होते, अनफेयर होते हैं, वो लोग को आप एमरस कहते हैं। तो ये एग्जैक्ट इसका एंटोनिम बन रहा है। डेफिएंट होता है जो हार ना माने, जो लड़ता रहे। मैं आपके लिए एक सेंटेंस बना देता हूं एमरस का, इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड इट। शी हेटेड हिम फॉर his amorous advances या बिहेवियर कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, बिहेवियर ये लीजिए। सेंटेंस बन गया। आई होप आपको ये वर्ड अब याद भी रहेगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। अब स्पेलिंग्स वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। स्पेलिंग्स में ऐसा होता है कि हम मतलब या तो जानते हैं या तो नहीं जानते, ठीक है। इसका कोई तुक्का वुक्का लग नहीं सकता, कोई तीर तुक्का ऐसा होता नहीं है, या तो पता या तो नहीं। ये लीजिए एंटिसिपेटेड, ए आता है इसमें, बस यही इसका एक्सप्लेनेशन है, बाकी सारे करेक्ट हैं। ऑलराइट, दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये 4 पार्ट्स गिवन हैं और इनको हमने सही ऑर्डर में सेट करना है। पीपल से शुरू होना ही, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। पीपल किस चीज से रिलेटेड है? ऑफ ऑल प्रोफेशंस। तो सी से तो ये, रादर आर से हम इसको शुरू कर देंगे। पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस, क्या किया उन्होंने? दे वेंट, वर्ब उसके साथ एसोसिएटेड है, क्यों, राइट। क्यों
इसके लिए। फॉर मेडिसिन कहाँ गए? मेडिसिन तो डिस्पेंसरी में ही मिलती हैं। सो पी, RQSP इज द बेस्ट ऑर्डर। चलिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शी इज, हमने करना क्या है? एरर ढूंढना है, ठीक है। शी इज वन ऑफ दोज पीपल, दोज पर्सन्स whom I am sure always do their best even in the most trying circumstances। अब मुझे एक बात बताइए, people do something, है ना? persons लिखा है वैसे, people do something, जो भी है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन सही है? whom do it, या फिर आई शुड आस्क हु डू इट, कौन करता है, या हु डज, कौन करते हैं, जो भी है। हु डज करता है, अगर प्लूरल है तो हु डू इट, कौन करते हैं, ऐसा ही है। तो अगर ये सेंटेंसेस, ये क्वेश्चन सही है तो फिर ये सही कैसे हो सकता है? इट हैज टू बी हु। यहीं पर आपकी गलती है। दैट्स इट, क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। प्रपोजिशन लगाना है। ही इज, रादर हिज प्रोफेशनल एबिलिटी क्या प्रूव करती है? दैट ही इज कट फॉर सम जॉब, मतलब अच्छा करता है। प्रोफेशनल एबिलिटी है ना, तो अच्छा करता है। ये है, ये कट आउट। कट आउट का मतलब होता है एबिलिटी टू डू अ जॉब वेल, उसको बोलते हैं कट आउट होना किसी चीज के लिए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। चलिए जी, यहाँ पे फिर से इडियम आ गया। रामू यूज्ड बहुत गंदे वर्ड्स अगेंस्ट हिज काइंड अंकल। ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बिफोर हिम। रामू ने बहुत गंदे शब्द यूज किए उसके अंकल के को एड्रेस करने के लिए, हालांकि वो बहुत काइंड थे। और उसने क्या किया? ही थ्रू द गॉन्टलेट। अब ये थ्रोइंग गॉन्टलेट का क्या मतलब है? इससे लग रहा है कि ये है, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब ये है नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये है, थ्रोइंग द चैलेंज। नेक्स्ट वन, ओके, ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से जो बिल्कुल सही है वो हमने पिक करना है। आवर स्कूल हैड वन द मैच इफ ओनली वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड। हैव नहीं हो सकता ना, हैव तो होगा ही नहीं। आवर स्कूल हैड पास्ट है, तो हैव कैसे हो सकता है? हैव तो प्रेजेंट होता है। Our school would have won the match if only we would have concentrated, गलत है। would have दो बार। would have के साथ किसको पेयर करते हैं? हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, had को। Our school would have won the match if only we had concentrated. That's the best choice. Choose the expression from the given alternatives। जो improvement है, okay, bold part की, ये है I won as a prize। इसको improve करना है। Hoping not to be disturbed, I sat। कौन सा टेंस है यार ये? पास्ट टेंस हो गया? पास्ट टेंस है, ठीक है, समझ गए हम। Hoping not to be disturbed, I sat down in my easy chair। क्यों? To read the book, यानी जब की ये बात है उससे पहले से ये प्राइज जीता जा चुका था। जब हम पास्ट की कोई बात करते हैं, कोई इंसिडेंट बताते हैं, डिस्कस करते हैं, और वो इंसिडेंट पहले से हो चुका हो उस वक्त, तो हमें टेंस कौन सा चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट के रूल्स क्या हैं? पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। आई हैड वन एज अ प्राइज। दैट्स इट। चूज द ऑल्टरनेटिव व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है जी, इसकी जगह पर एक शब्द हमें इस्तेमाल करना है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होता है ऑफिशियल रूल, या जो ब्यूरोक्रेट्स का रूल रादर, एडमिनिस्ट्रेटर्स का रूल। रेड टेपिज्म बिल्कुल सही आंसर है। इसी को कहते हैं टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। सही वर्ड्स ढूंढने हैं हमें जो कि ग्रामेटिकली इसको कंप्लीट कर दें। It is indeed something that after, rather 40 years after independence, we have failed to something. एक बात मुझे बताइए, मैं सोच रहा हूँ चलो फर्स्ट कर देता हूँ। ये बहुत बुरा है कि 40 साल बाद भी we have failed to produce a suitable education और examination system। क्या ये जो 40 साल पहले से एग्जामिनेशन या एजुकेशन सिस्टम है, ये एग्जिस्ट करता था, तब भी है, अब भी है। हर साल हम नया करते हैं कि कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस वर्ड गलत है बिल्कुल।
हो ही नहीं सकता। प्रोड्यूस तो आज करोगे ना आप, प्रोड्यूस तो 40 साल पहले हो चुका है। अब तो इसने इवॉल्व होना है। विद टाइम जो चीज़ इंप्रूव होती है, बेटर होती रहती है, वो इवॉल्व होती है। 40 साल हो गए हैं। बहुत आसान ये चॉइस है अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स का आइडिया है। सेंटेंस कंप्लीशन कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बट यू नीड टू हैव द राइट आइडिया, द राइट अप्रोच, एंड यू मस्ट नो द मीनिंग्स, द एग्जैक्ट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। राइट डन। वी हैव मूव्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही विल स्टार्ट विद अबेटिंग। अच्छा, क्या करना है? ऑपोजिट ढूंढना है। ठीक है जी, जो बोल्ड वर्ड के साथ ऑपोजिट हो। अब बोल्ड वर्ड कौन सा है? ये, ठीक है, बोल्ड वर्ड है अबेटिंग। इसका मतलब क्या होता है? अबेट करने का मतलब होता है किसी क्राइम को या किसी चीज को एक तरह से सपोर्ट कर देना या प्रमोट कर देना। ओके, सो इफ वी लुक एट द मीनिंग, इफ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इट मीन्स टू सपोर्ट। तो इसने प्रमोट किया होगा, या सपोर्ट किया होगा, हेल्प किया होगा मर्डर ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड में, किसी को। अब इसके लिए एंटोनिम देखना है हमें। सपोर्ट तो हो नहीं सकता, फिर प्रमोट भी नहीं हो सकता, इंस्टिगेट होता है भड़काना, ये भी नहीं हो सकता। बैफल के दो मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग है कंफ्यूज्ड और दूसरा है रिस्ट्रेन, यानी रोकना। तो ये आपका आंसर हुआ। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये गलत है, इसमें एस आता है। मैं इसके स्पेलिंग लिख देता हूं आपके लिए। कंट्रोवर्शियल, ये करेक्ट स्पेलिंग होता है जी, बाकी सब सही है। लास्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द पार्ट्स P, Q, R and S। ठीक है जी। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस दैट he not only helped the needy himself। अब not only और but also पेयर होते हैं, but also made others do so। PSRQ। That's it। I hope सारे questions clearly समझ आ गए होंगे आप लोग को। कोई प्रॉब्लम्स रह जाती हैं तो फिर गेट इन टच विद अस, आप मेल कीजिए, हम आपके मेल्स पर आपको जवाब दे देंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है और अच्छी चलेगी। खूब मेहनत करेंगे आप। टेक केयर, बाय बाय।